Hi everyone and welcome back to the official channel of Law Prep Tutorial. And now let's start with our session. आज हम डिस्कस करेंगे सुप्रीम कोर्ट के उस इंटरिम ऑर्डर को जो कोर्ट ने रिसेंटली पास करा है विद रिस्पेक्ट टू द मल्टीपल पिटीशंस which are filed in the Supreme Court challenging various provisions of Waqf Amendment Act of this particular year. Now let's understand कि exactly हुआ क्या है. तो देखो, वक्फ which basically refers to any property which is designated for religious purposes. ठीक है, any property which is given or designated for religious and charitable purposes, उसको रेगुलेट करने के लिए 1995 से एक हमारी कंट्री में एग्जिस्ट करता था, बट उसी को अमेंड करते हुए रिसेंटली पार्लियामेंट से एक अमेंडमेंट एक्ट पास हुआ और पार्लियामेंट से पास उस अमेंडमेंट एक्ट में मल्टीपल प्रॉब्लम्स थी जिसको लेकर पिटीशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में फाइल हुए. जैसे एक वक्फ बाय यूज का कॉन्सेप्ट आप सब लोगों ने सुना होगा, है ना, कि अगर कोई प्रॉपर्टी वक्फ की तरह यूज हो रही है तो भले ही वहां पर एक वैलिड वक्फनामा प्रेजेंट ना हो, द डॉक्यूमेंट थ्रू विच वक्फ इज क्रिएटेड, अगर वो वक्फनामा प्रेजेंट ना भी हो तो उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को वक्फ की प्रॉपर्टी माना जाता था अगर वो एक सब्सटैंशियल लंबे पीरियड ऑफ टाइम से रिलीजियस पर्पसेस के लिए यूज हो रही हो. तो उस कॉन्सेप्ट को भी चेंज करने की कोशिश की गई थी. देन सिमिलरली इस अमेंडमेंट एक्ट में एक रीसेंट चेंज इंट्रोड्यूस किया गया था. आई एम सो सॉरी गाइस, कि अगर कोई इंडिविजुअल 5 साल से इस्लाम प्रैक्टिस कर रहा हो, सिर्फ तभी हम उस इंडिविजुअल को अलाउ करेंगे टू क्रिएट अ प्रॉपर्टी एज वक्फ. तो इस चीज को भी चैलेंज किया गया था अमंग अदर थिंग्स एज वेल. एंड वन ऑफ द मोस्ट कंटेंशियस प्रोविजन ऑफ दिस पर्टिकुलर अमेंडमेंट एक्ट वाज द इंक्लूजन ऑफ नॉन मुस्लिम मेंबर्स इन वक्फ बोर्ड्स एंड वक्फ काउंसिल्स एज वेल. कि वक्फ बोर्ड्स और वक्फ काउंसिल्स के अंडर जो नॉन मुस्लिम मेंबर्स को भी उसका पार्ट बनाया जा रहा था. तो इस चीज को भी चैलेंज किया गया था कि भाई अगर वक्फ सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट है तो वहां पर फिर बोर्ड में नॉन मुस्लिम मेंबर्स को आपको इंक्लूड करने की क्या जरूरत है. तो देयर वर मल्टीपल रीजंस जिसकी वजह से इस अमेंडमेंट एक्ट को चैलेंज किया गया. अब ये चीज याद रखना, आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं ना, ये सुप्रीम कोर्ट के प्राइमरली इंटरिम ऑर्डर हैं. अभी सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली डिसाइड नहीं किया है कि वेदर दिस पर्टिकुलर अमेंडमेंट इज कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड और नॉट. अभी फाइनलिटी कुछ डिसाइड नहीं हुई है विथ रिस्पेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ दिस अमेंडमेंट एक्ट. प्राइमरली इंटरिम प्रोटेक्शन देने के लिए अभी कुछ सर्टेन ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने पास करे हैं. आज हम उनको एक एक करके डिस्कस करते हैं कि क्या चैलेंज हुआ था और सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली फिर अभी कहा क्या है. देखो, so the current context of this particular issue is कि division bench of the Supreme Court है which is inclusive of the Chief Justice of India B.R. Gavai and Justice A.G. Masih. इन दोनों की ये बेंच है जिन्होंने ऑर्डर रिजर्व कर लिया था ऑन 22 ऑफ मई 2025 आफ्टर 3 days ऑफ हियरिंग. ठीक है, पिटीशन बहुत पहले से चैलेंज हो रखे थे, पहले से फाइल हो रखे थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में. एंड सुप्रीम कोर्ट ने 22 मई को ही ऑर्डर रिजर्व कर लिया था. एंड फिलहाल द ऑर्डर वाज डिलीवर्ड ऑन 14th of September 2025 wherein the petitioner included AIMIM, Jamiyat Ulema-e-Hind, AIMPLB, that is All India Muslim Personal Law Board, IUML, CPI, DMK, SP, RJD, TMC, मल्टीपल पॉलिटिकल पार्टीज ने भी इस अमेंडमेंट एक्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चैलेंज किया था एंड मल्टीपल MPs, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एज वेल. अब जस्ट अ ब्रीफ करेक्शन ओवर हियर कि ये जो अमेंडमेंट एक्ट पास हुआ है, द अमेंडमेंट इज एक्चुअली बीइंग पास्ड ऑन द डेट ऑफ 15th of September ओवर हियर. ठीक है, आज सुप्रीम कोर्ट ने इस ऑर्डर को प्रोनाउंस करा है इन द कोर्ट. अब देखो, तो था क्या, एक्ट क्या था. तो जैसा मैंने आपको ब्रीफ में थोड़ी देर पहले ही बताया दैट वक्फ एक्ट 1995 ऑलरेडी हमारी कंट्री में एग्जिस्ट कर रहा था विच रेगुलेटेड द क्रिएशन, मैनेजमेंट एंड डिस्प्यूट ऑफ वक्फ प्रॉपर्टीज. अब इन चीजों की हम डिटेल में भी इसलिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि इसको मल्टीपल टाइम करंट अफेयर्स में भी आप लोगों के साथ डिस्कस किया गया एंड अलोंग विद दैट इसको हम लीगल में भी कई बार डिस्कस कर चुके हैं. तो वक्फ है क्या, पूरी कंट्रोवर्सी क्या है, इन सारी चीजों के बारे में आपको आइडिया है. बट ब्रीफ में मैं आपको यहां पर बता देता हूं कि दिस एक्ट ऑफ 1995 actually regulated the creation, management and dispute of the वक्फ properties and 2025 में इस साल एक अमेंडमेंट लाया गया था which brought sweeping changes with respect to restriction of creation of वक्फ,
inclusion of non-Muslim members, government role in dispute over property titles and other structural reforms as well, जिसके बाद multiple petitions फाइल हुए सुप्रीम कोर्ट में by political parties, religious bodies and individuals as well, challenging these provisions of the said amendment. अब commonly अगर हम देखें तो जिन प्रोविजंस को प्राइमरली चैलेंज किया गया था, दैट इंक्लूडेड नंबर 1 द कॉन्सेप्ट ऑफ ओमिशन ऑफ वक्फ बाय यूजर, कि वो जो मैंने आपको बताया कि अगर एक प्रॉपर्टी एक सब्सटैंशियल अमाउंट ऑफ टाइम से रिलीजियस पर्पसेस के लिए यूटिलाइज हो रही थी तो उसको वक्फ बाय यूज कहा जाता था या वक्फ बाय यूजर कहा जाता था, उस कॉन्सेप्ट को हटाने की कोशिश की जा रही थी, उसको चैलेंज किया गया था यहां पे. सेकेंडली, इंक्लूजन ऑफ नॉन मुस्लिम मेंबर्स इन काउंसिल्स एंड बोर्ड्स, वक्फ काउंसिल और वक्फ बोर्ड्स के अंडर जो नॉन मुस्लिम मेंबर्स को इंक्लूड करने की बात थी उसको भी चैलेंज किया गया. 5 ईयर प्री कंडीशन ऑफ प्रैक्टिसिंग इस्लाम, इस अमेंडमेंट एक्ट में एक चीज कर दी गई थी कि भाई सिर्फ वही पर्सन वक्फ को क्रिएट कर सकता है जो कम से कम 5 साल के टाइम पीरियड से इस्लाम को प्रैक्टिस कर रहा हो. देन गवर्नमेंट डिसाइडिंग एनक्रोचमेंट डिस्प्यूट एज वेल, कि अगर कहीं पर प्रॉपर्टी पे एनक्रोचमेंट है तो उस एनक्रोचमेंट के इशू को गवर्नमेंट खुद डिसाइड करेगी. कलेक्टर को पावर दे दी गई थी डिसाइड करने के लिए कि वो भाई गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है या वक्फ की प्रॉपर्टी है. इन सारी चीजों को चैलेंज किया गया था. अब एक एक करके देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी इंटरिम ऑर्डर के अंडर किन किन प्रोविजंस के ऊपर स्टे लगाया और किन को टच नहीं किया. द फर्स्ट प्रोविजन व्हिच इज स्टेड ओवर हियर इज सेक्शन 3(1)(r) व्हिच वाज अबाउट 5 इयर्स प्रैक्टिस रूल. अब इसमें किया क्या गया था, कंडीशन ऐड कर दी गई थी दैट ओनली अ पर्सन प्रैक्टिसिंग इस्लाम फॉर 5 इयर्स कैन क्रिएट अ वक्फ, कि वक्फ सिर्फ वही बना सकता है जो 5 साल से इस्लाम प्रैक्टिस कर रहा हो. बट वो 5 साल का टाइम ड्यूरेशन कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, इन सारी चीजों को के लिए द एक्ट वाज एक्चुअली साइलेंट. ठीक है, तो देयरफॉर द सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व्ड दैट देयर इज नो मैकेनिज्म फॉर डिटरमाइनिंग द 5 इयर्स प्रैक्टिस एंड दस देयर इज अ रिस्क ऑफ आर्बिट्ररी एक्सरसाइज ऑफ द पावर बाय द स्टेट. कि भाई 5 साल का टाइम ड्यूरेशन आप कैसे कैलकुलेट करोगे जब इन चीजों को लेकर कोई मैकेनिज्म नहीं बनाया गया. तो सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि देयर आर चांसेस कि स्टेट आर्बिट्रली अपनी पावर को एक्सरसाइज कर सकता है एंड देयरफॉर सुप्रीम कोर्ट ने फॉर द टाइम बीइंग इस पर्टिकुलर प्रोविजन के ऊपर स्टे लगा दिया है. दैट इज इट इज स्टेड अंटिल द स्टेट्स फ्रेम प्रॉपर रूल्स और मैकेनिज्म, कि स्टेट गवर्नमेंट्स को या स्टेट्स को ये पावर दे दी गई कि भाई स्टेट्स डिटरमाइन करेंगे कि 5 साल का वो टाइम पीरियड कैसे कैलकुलेट होगा. और जब तक 5 साल का टाइम पीरियड कैलकुलेट करने के लिए स्टेट्स किसी मैकेनिज्म को क्रिएट नहीं कर लेते तब तक लिए ये पर्टिकुलर प्रोविजन स्टेट रहेगा. तो ये जो 5 साल की प्रैक्टिस वाला रूल था, इस चीज को सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में स्टे कर दिया. दूसरी चीज था या दूसरा बेसिक प्रॉब्लम था विथ रिस्पेक्ट टू द डिलीशन और ओमिशन ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ वक्फ बाय यूजर. तो यहां पर क्या किया गया, इस चीज से रिलेटेड था आपका सेक्शन 3C of the act, which actually provided that any government property identified or declared as waqf property before or after the commencement of this act shall not be deemed to be a waqf property. ठीक है, कि ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी जो वक्फ बाय यूजर वाली कैटेगरी में फॉल कर रही थी, ठीक है, तो ऐसी कोई भी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी जिसको आइडेंटिफाई या डिक्लेयर किया जा चुका है एज वक्फ इवन बिफोर और आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, उस प्रॉपर्टी को हम वक्फ प्रॉपर्टी नहीं मानेंगे. And if any question arises as to whether any such property is government property or not, the state government may by notification designate an officer above the rank of the collector, hereinafter referred to as designated officer, who shall conduct an inquiry as per law to determine whether such property is a government property or not and submit his report to the state government कि भाई वो प्रॉपर्टी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है या नहीं है. इस चीज के लिए इंक्वायरी एक गवर्नमेंट ऑफिसर कंडक्ट करेंगे and provided that such property shall not be treated as waqf property till the designated officer submits the report. कि जब तक designated officer अपनी रिपोर्ट नहीं सबमिट कर देते तब तक उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को वक्फ प्रॉपर्टी की तरह माना भी नहीं जाएगा. और इस वजह से हुआ क्या था कि वो जो मल्टीपल वक्फ बाय यूजर वाली प्रॉपर्टी हैं वो सारी इस पर्टिकुलर एक्ट के चक्कर में कंट्रोवर्सी में आ चुकी थी कि भाई उन प्रॉपर्टी को आप वक्फ मानोगे आप या नहीं मानोगे. क्योंकि सेक्शन 3 के अंडर जो सब क्लॉज 3 था, इट स्टेटेड दैट in case the designated officer determines the property to be government property, he shall make necessary corrections in the revenue records and submit a report in this regard to the state government. कि अगर उस ऑफिसर को इंक्वायरी कंडक्ट करने के बाद लगता है कि वो प्रॉपर्टी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है तो वो रेवेन्यू रिकॉर्ड में चेंजेस कर देंगे और गवर्नमेंट को इन्फॉर्म कर देंगे. एंड इट फर्दर स्टेटेड दैट
The state government shall, on receipt of the report of the designated officer, direct the board to make appropriate corrections in the record. कि भाई फिर वो गवर्नमेंट को बता देंगे, ऑफिसर गवर्नमेंट को बता देंगे, एंड गवर्नमेंट फिर वक्फ बोर्ड को डायरेक्शन इशू कर देंगे कि आप भी अपने रिकॉर्ड्स में करेक्शन करिए. अब इसमें प्रॉब्लम क्या था कि वो जो सालों से, हो सकता है 50 साल, 100 साल, 200 सालों से जो प्रॉपर्टी वक्फ बाय यूजर की तरह ट्रीट हो रही थी, अब उन सारी प्रॉपर्टीज को यहां पर आपने एक तरीके से डिलेमा में डाल दिया, क्योंकि इस प्रोविजन में यही लिख दिया गया कि द सेड प्रॉपर्टी विल नॉट बी ट्रीटेड एज अ वक्फ प्रॉपर्टी जब तक वो पर्टिकुलर डेजिग्नेटेड ऑफिसर अपनी रिपोर्ट को फाइनलाइज नहीं कर लेते. अब यहां पर सबसे बेसिक प्रॉब्लम जो थी वो यही थी कि गवर्नमेंट के ऑफिसर्स खुद डिटरमाइन करने वाले थे, एग्जीक्यूटिव खुद डिटरमाइन करते कि वेदर द प्रॉपर्टी इज वक्फ प्रॉपर्टी और नॉट, या लोगों के पास राइट है या नहीं है उस प्रॉपर्टी को लेकर. अब ये तो सेपरेशन ऑफ पावर वाली बात आ जाती है कि भाई एग्जीक्यूटिव खुद कैसे जज, ज्यूरी और एग्जीक्यूशनर तीनों हो सकता है. And therefore these provisions were also challenged, which is the proviso to section 3C2, wherein it was stated that Waqf property will not be treated as Waqf property until the government officers report. And section 3C subclause 3 में ये कह दिया गया that the officer may declare the property as government property and खुद ही वो corrections कर देंगे revenue record में. And फिर 3C4 में ये लिख दिया गया कि state government will direct the Waqf board to correct the records. एंड क्योंकि यहां पर सुप्रीम कोर्ट का फिर व्यू आया क्या, द कोर्ट स्टेटेड दैट एग्जीक्यूटिव डिटरमाइनिंग राइट्स एक्चुअली वायलेट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर. ठीक है, एंड राइट टू प्रॉपर्टी कैन नॉट बी लेफ्ट टू द कलेक्टर्स डिस्क्रिशन ओनली. कोर्ट ने कहा कि भाई वक्फ बाय यूजर वाला जो कॉन्सेप्ट है, वक्फ की जो प्रॉपर्टी है वो भी एक राइट टू प्रॉपर्टी का ही कॉन्सेप्ट है, एंड फिर कलेक्टर या जो एग्जीक्यूटिव है उसको आप पूरी की पूरी पावर कैसे दे सकते हो डिसाइड करने के लिए कि वेदर दिस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी इज गवर्नमेंट प्रॉपर्टी और वक्फ प्रॉपर्टी. जज, ज्यूरी, एग्जीक्यूशनर तीनों तो आप हो नहीं सकते, क्योंकि वो सेपरेशन ऑफ पावर के कॉन्सेप्ट के अगेंस्ट चला जाएगा. एंड देयरफॉर सुप्रीम कोर्ट आल्सो गिव द इंटरिम प्रोटेक्शन विद रिस्पेक्ट टू दिस पर्टिकुलर प्रोविजन वेयरइन स्टेटेड कि भाई वक्फ को ऑटोमेटिकली आप डिस्पोजेस नहीं करोगे एंड किसी भी रेवेन्यू रिकॉर्ड में कोई चेंजेस नहीं किए जाएंगे until the tribunal under the said act or the high court finally decide that whether it is an encroachment of the government property or whether it is a वक्फ property only. कि भाई कलेक्टर खुद नहीं डिसाइड करेंगे, यहां पर ट्राइब्यूनल या हाई कोर्ट आपके डिसाइड करेंगे, और जब तक वो फाइनली डिसाइड नहीं कर देते तब तक आप रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में किसी भी तरीके का चेंज नहीं करोगे. इसका बेसिक बेनिफिट क्या होता है? इसका बेसिक बेनिफिट यही है कि वो जो स्टेटस को है अभी, द स्टेटस को इज एक्चुअली मेंटेन्ड थ्रू दिस पर्टिकुलर स्टे. भाई जिस प्रॉपर्टी को वक्फ की तरह ट्रीट करते हुए आ रहे थे हम, क्योंकि सेक्शन 3 ने तो कह दिया था कि भाई उस प्रॉपर्टी को वक्फ ही नहीं मानोगे आप, तो वो जो स्टेटस को है कम से कम वो मेंटेन रहेगा. ये इंटरिम ऑर्डर में दूसरा प्रोटेक्शन दिया सुप्रीम कोर्ट ने. नाउ द थर्ड एंड वन ऑफ द मोस्ट कंटेंशियस इशू वाज कि भाई नॉन मुस्लिम्स को जो पार्टिसिपेंट बनाया जा रहा था वक्फ बोर्ड और वक्फ काउंसिल्स के अंडर, तो उस चीज को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? पहली चीज कि दिस पर्टिकुलर प्रोविजन इज नॉट स्टेड बाय द कोर्ट. ठीक है, कोर्ट ने नॉन मुस्लिम मेंबर्स को पार्टिसिपेट या मेंबर बनाने वाली चीज के ऊपर स्टे नहीं लगाया. ठीक, बस कोर्ट ने कुछ डायरेक्शंस इशू कर दिए हैं दैट द प्रोविजंस फॉर इंक्लूडिंग नॉन मुस्लिम मेंबर्स इन वक्फ बोर्ड एंड काउंसिल इज नॉट स्टेड. डायरेक्शन सिर्फ इतना है कि मेंबरशिप के नंबर को, स्ट्रेंथ को बेसिकली रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया कि जहां पर सेंट्रल वक्फ काउंसिल है तो नॉन मुस्लिम मेंबर्स पार्ट हो सकते हैं, but not more than 4 non-Muslim members will be part of the Central Waqf Council out of the 20 members over there. जो 20 मेंबर है उसमें 4 से ज्यादा नहीं हो सकते, तो ज्यादा से ज्यादा 4 या उससे कम मेंबर्स होंगे जो नॉन मुस्लिम होंगे. स्टेट वक्फ बोर्ड को लेकर भी कर दिया है कि लेस देन और इक्वल टू 3 नॉन मुस्लिम मेंबर्स आउट ऑफ द 11 मेंबर्स इन द स्टेट वक्फ बोर्ड. कि स्टेट वक्फ बोर्ड में जो 11 मेंबर्स होते हैं उनमें से ज्यादा 3 या 3 से कम नॉन मुस्लिम मेंबर्स होंगे. सिमिलरली जब सीईओ की अपॉइंटमेंट की बात है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द वक्फ, उनके अपॉइंटमेंट की बात है, तो कोर्ट ने यहां पर यह कहा है कि एज फार एज पॉसिबल सीईओ तो आपके मुस्लिम ही होंगे. ठीक है, सीईओ नॉन मुस्लिम मेंबर नहीं हो सकता है, वो एक मुस्लिम मेंबर ही होंगे जो आपके वक्फ के रिस्पेक्ट में एक सीईओ होंगे. तो अगर कोर्ट के क्लैरिफिकेशन की बात करें ना, तो इंटरिम ऑर्डर को लेकर कोर्ट ने यह भी क्लैरिफाई किया दैट दिस पर्टिकुलर इंटरिम ऑर्डर इज एक्चुअली बेस्ड ऑन द प्राइमा फेसी व्यू and it does not prevent parties from making final submission. तो ये for the time being एक interim order पास किया गया है on the basis of the prima facie view of the matter.
ठीक है, फाइनलिटी यहां पर डिसाइड नहीं की है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि फाइनल सबमिशन को लेकर पार्टीज फ्री हैं सारी चीजें सबमिट करने की। एंड द कोर्ट सेड दैट अंटिल द फाइनल वर्डिक्ट इज बीइंग गिवन, जब तक फाइनल वर्डिक्ट नहीं आ जाता है कि ये पर्टिकुलर अमेंडमेंट एक्ट कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है या नहीं है, वक्फ आर एक्चुअली प्रोटेक्टेड फ्रॉम डिस्पोजेशन। कि भाई वक्फ बाय यूजर को जो आपने वक्फ मानने से मना कर दिया था, उन्हें आप डिस्पोजेस नहीं कर सकते हो। रिकॉर्ड्स जो हैं वो अनचेंज्ड रहेंगे तब तक, रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में कोई चेंज नहीं किए जाएंगे। एंड किसी भी थर्ड पार्टी के कोई राइट्स यहां पर एडिशनल क्रिएट नहीं करे जा रहे हैं। सो द कंक्लूजन ऑफ द थिंग इज that the Supreme Court has actually for the time being protected the status quo of the Waqf property, which actually creates a partial stay, which in turn balances the government reforms versus fundamental rights of the people, because Waqf in itself is something which gets the protection of Article 26 of the Constitution of India, and final judgment will basically decide the validity of Waqf Amendment Act of 2025 कि यहां पर ये सिर्फ इंटरिम प्रोटेक्शन दिया गया है। फाइनली ये एक्ट वैलिड होगा या नहीं होगा वो अभी एंड में डिसाइड करना हमें बचा हुआ है हमारे लिए। ठीक है, सो आई होप अभी जो इंटरिम ऑर्डर पास किया गया वो आप सब लोगों को क्लियर हो गया हो। बाकी इस पर्टिकुलर सेशन की पीडीएफ आपको लीगल बाय सौमिल नाम का जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है उस पर आप सब लोगों को इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। रेस्ट आई होप द टॉपिक वॉज क्लियर। एंड इसके अलावा आपकी कोई रिक्वायरमेंट हो, कोई सजेशन हो, कोई जरूरत हो तो डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। बाकी अगर सेशन में मजा आया हो, सेशन समझ में आया हो तो डू लाइक द सेशन एज वेल। रेस्ट आई विल सी यू सून। तब तक जस्ट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, एंजॉय योर डे एंड थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू सो मच।